हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके का जो हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज शुरू किए हैं उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का आज हमारा टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3 में हम लोग मूल रूप से आज पढ़ने वाले हैं प्रदूषण के बारे में। और ये जो प्रदूषण टॉपिक आपका पोल्यूशन दिख रहा है, इससे हम लोग 40 एमसीक्यू करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये टॉपिक का महत्वता का अंदाज आप इससे ज़रूर लगा पाइएगा, क्योंकि इसका वैल्यू आपको इसका सवाल के लेवल से पता चलेगा। तो अगर आप अभी तक चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और अगर आप चैनल में पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें और बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर करें। और वीडियो जैसा भी लगा हो उसमें उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें और बताने का प्रयास करें। तो जो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल कहता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट, नॉन गजेटेड संगठन, केंद्र सरकार विभाग या निजी कंपनी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है कि कोई भी मामले को जल्दी से निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है, और यह पर्यावरण से संबंधित चीज़ों का हल करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है। यह एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत बनाया गया है, यानी इसका अधिनियम कब आया था? 2010 में। और इसका स्थापना हुआ है 18 अक्टूबर 2010 को हुआ है। इसका कारण मतलब इसका मेन जो मुद्दा है, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों पर कानूनी अधिकार इसको दिए गए हैं। इसकी शाखाएं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में स्थापित करने का प्रस्ताव है, यानी इसका शाखा बनेगा। और एनजीटी के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये वर्तमान में भी यही हैं, ये बात आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो हम लोग देख लें। खाली जगह का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। रसोई अपशिष्ट, ई कचरा, चिकित्सा अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। तो कंपोस्टिंग के लिए यानी खाद बनाने के लिए क्या किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो रसोई अपशिष्ट का इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने सवाल कहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को बैन लगा दिया है, क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से किसके कारण फेफड़े का कैंसर होता है? यानी जो निकलने वाला धुआं होता है सस्ता डीजल से, उसमें क्या होता है कि फेफड़ा कैंसर होता है? कणिका तत्व होते हैं, नाइट्रोजन गैस होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्सिनोजोन्स। तो उसमें क्या होता है कि जिससे आपका कैंसर होता है? तो उसका कारण यह है, जो सस्ता डीजल होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो निकलता है वो आपका फेफड़ा कैंसर का कारण बनता है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं ये ऑप्शन नंबर डी से कि कार्सिनोजोन ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेवार होते हैं, लेकिन यहाँ जो सस्ता डीजल की बात है तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ एनजीटी के बारे में और भी हम लोग देख लें कि इसमें क्या चीज़ है, यानी ऊपर जो बोला गया। तो एनजीटी जो है वो नई दिल्ली में डीजल वाहनों को बैन कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो सस्ता वाला होता है उसमें से 3 गुना नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, और जो प्रदूषक भी बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन नाइट्रोजन ऑक्साइड को तंबाकू से निकलने वाले धुएं की श्रेणी में रखा है। यानी जो आपका सिगरेट आदमी पिए या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड सांस में ले, बात वही है, यानी वो कैंसर का एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 4, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल जियोग्राफिक टीवी, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो सही जवाब हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसा कि आपने ऊपर देखा है। इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? इको फ्रेंडली प्रक्रिया इसे बोलते हैं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। अब देखिए कौन सी प्रक्रिया है, देखते हैं। सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटान करना, तालाबों में जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों का निपटान, प्लास्टिक अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर निपटान, फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। इनमें से आपका पर्यावरण के अनुकूल जो प्रक्रिया है वो आपका है सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर अगर हम लोग उसका निपटान करते हैं तो वो हमारा पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि उससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? यानी रासायनिक तत्व खासतौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिश्रित यौगिक जो हैं उससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र पूरा अमीर हो जाएगा। कहने का मतलब वो भर भर के सब जगह रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन, सेडिमेंटेशन, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण। तो सही जवाब है यूट्रोफिकेशन, इसका सही जवाब है। इसे हम लोग सुपोषण कहते हैं। इसके बारे में और भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। जब नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य यौगिक पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो इस घटना को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अब देखिए फिर से लगभग सेम सवाल, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? निष्कर्षण, डिनिट्रिफिकेशन, सुपोषण या न्यूट्रिफिकेशन।
तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, ये कहलाता है सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन। तो ये दोनों सेम चीज़ है। जैसे आप कभी देखे होंगे कि झील वगैरह में जब पोषक तत्व की मात्रा जब बढ़ जाती है तो बढ़ने पर क्या होता है कि उसमें आपका जितने भी अन्य जीव, कभी कभी कोई एक जीव ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, या तो झील का पानी का रंग भी बदल जाता है। इसे हम लोग पूरा डिटेल देखते हैं। किसी जलाशय के जल में जैविक और अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। अर्थात अपने जल के पोषक समर्थन एक झील की जैविक अजैविक प्राकृतिक आयु को सुपोषण के नाम से जाना जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट, घरेलू सीवेज, कृषि में प्रयुक्त रसायनों के बहाव और औद्योगिक अपशिष्टों से प्राप्त होने वाले नाइट्रस, फास्फेट और शैवाल अप्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं। इससे जल में शैवाल आदि का और जलीय पौधे का तेजी से विकास होता है, जिससे वे जल में घुलित ऑक्सीजन को ज़्यादा उपयोग में ले लेते हैं। और इससे क्या होता है कि जो जीव जंतु जो हैं, मछली, इनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनकी मृत्यु का संकट भी छा जाता है। तो इस प्रकार यूट्रोफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक नुकसानदायी है देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 8, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किस चीज की चेतावनी देता है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, गैस प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो लाइकेन की उपस्थिति वायु प्रदूषण को चेतावनी देती है कि यहाँ वायु प्रदूषण है, यह बात पता चलता है। इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? प्लास्टिक की खपत, इस्तेमाल में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण स्तर का बढ़ना, ओजोन परत का बढ़ना। तो इनमें से कौन है जो चिंता का विषय नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा ओजोन परत का बढ़ना। तो ओजोन परत का घटना चिंता का विषय है, बढ़ना तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ऐसा दिया हुआ है। अगला सवाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर कितना है? 35 डेसिबल, 65 डेसिबल, 45 डेसिबल या 25 डेसिबल। तो जो आवासीय इलाका जो होता है उसमें रात को 45 डेसिबल से ज़्यादा शोर आप नहीं कर सकते। ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो है उसका निर्देश है, मानक शोर। अब इसे हम लोग देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में हुआ है। रात के दौरान मानक शोर का स्तर इसे डिसाइड किया है 45 और दिन में है 55। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 75 और औद्योगिक क्षेत्र में रात में आपका कितना है? तो 75 और 70 और 45 और 55 आपका दिन और रात का है नॉर्मल जगह के लिए। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 65 और 55। तो कुल मिला के औद्योगिक क्षेत्र में जानना है हम लोग को दिन के लिए 75 और रात के लिए 70, और ऐसे घरेलू क्षेत्र जो है उसमें 45 और 55। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की सघनता कतार पर निर्धारित किया गया है? 5, 6, 7 या 8। तो यह कितने का डिसाइड किया गया है? तो यह 8 प्रदूषकों को ध्यान में रखकर किया गया है कि हवा में ये 8 प्रदूषक कितने घुले हुए होंगे, इसी से एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। अब थोड़ा सा इसे हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि आप देखते होंगे अपने फ़ोन में AQI लिखा हुआ, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका जितना ज़्यादा रहेगा उससे पता चलता है कि वायु का गुणवत्ता आपका कैसा है। अब इसे देखते हैं। 6 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया, जो देश के 10 प्रमुख शहरों दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, फरीदाबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में वायु प्रदूषण का स्तर को सूचित करता है। AQI का पूर्ण रूप एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यह वायु गुणवत्ता का सूचकांक है। इसमें 8 प्रदूषक का बात है। एक PM10 यानी पार्टिकुलेट मैटर 10, यह साइज है। PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन वायु प्रदूषक या इसके हिसाब से हैं। PM10, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन और NH3 और PB। इस सूचकांक के अंतर्गत 6 वर्ग रखे गए हैं। प्रत्येक में अलग अलग कलर कोड दिया हुआ है, जिसमें से अच्छा जो है क्वालिटी अच्छा है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50, ये हरा है। और उसके बाद संतोषजनक 51 से 100 धानी, सामान्य प्रदूषण 101 से 200 पीला, खराब 201 से 300 नारंगी, अति खराब 301 से 400 लाल और गंभीर 401 से 500 गहरा लाल। तो ये दिल्ली वाला जो है वो गहरा लाल में यानी 401 से 500 के बीच रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो पेज है ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आप तो थोड़ा इसको सीरियस लें, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत तरह का सवाल बनता है। खास तौर से यहाँ जो आपका PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB और इसका जो 6 वर्ग है इससे भी सवाल बनता है कि कौन से शहर का कैसा हो सकता है। तो कभी आप चेक करें फुर्सत में तो आपको पता चलेगा अंदाजे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं।
अगला सवाल है AQI का क्या अभिप्राय है। अभी अभी हम लोग देखे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसीलिए हम लोग को इसमें ज़्यादा ये नहीं करना है, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का, यानी ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है? 6, 15, 8 या 10। तो 8 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 2021 में भारत सरकार द्वारा 8 साल से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10 से 25% के दर पर लगेगा। इस टैक्स का उद्देश्य है पुराने वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकना, क्योंकि पुराने वाहन अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? NO, NH3, SO2 या NO2। तो अम्ल वर्षा से संबंधित कौन सा गैस नहीं है? तो जवाब है NH3 जो कि अमोनिया। इसका अम्ल वर्षा से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन गैसों की वृद्धि से वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर वर्षा जल को अम्लीय बना देती है। इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह संगमरमर की इमारतों, धरती पर वनस्पतियों और फसलों को प्रभावित करता है। NH3 अमोनिया का संबंध अम्ल वर्षा से नहीं है। अगला सवाल, हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? 76, 75, 73 या 74। तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये 1974 का अधिनियम है। अब कुछ अधिनियमों के बारे में बात कर लें। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 74 का है। वायु प्रदूषण वाला अधिनियम 81 का है। वन और वन्य जीव वाला 72 का है। पर्यावरण संरक्षण 1986 का है। और 1987 में वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। यानी 81 में केवल वायु का, और वायु और ध्वनि दोनों का आपका 87 में है। तो ये अधिनियम से सवाल आपका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं और किसी अन्य से नहीं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण की जल प्रदूषण। तो भारत के अधिकांश गांव किससे पीड़ित हैं? जल प्रदूषण से अधिकांश गांव पीड़ित हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण से अधिकांश तो पीड़ित नहीं है। भारत में अधिकांश गांव जल प्रदूषण से पीड़ित हैं, जिससे जल जनित बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। अगला सवाल, निम्न में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? जैव विविधता की हानि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में वृद्धि, UV विकिरण से संपर्क, कचरा भराव क्षेत्र। तो ऐसा है कि इनमें से दुर्दशा का कारण क्या नहीं है विश्वव्यापी रूप से? तो सही जवाब है, देखिए, कचरा भराव क्षेत्र एक बहुत बड़ा कारण नहीं है। जैव विविधता की हानि बहुत बड़ा कारण है। वायु कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि बहुत बड़ा चीज है। UV विकिरण से संपर्क, इससे भी बीमारी होता है। कचरा भराव क्षेत्र से इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है जितना बाकी से है। शोर के किस स्तर से ऊपर शोर कान में दर्द और क्षति का कारण है? 80 डेसिबल से ज्यादा, 130, 150, 180। तो कितना से ऊपर कान में दर्द और क्षति हो सकता है? तो जवाब है 180 डेसिबल से ऊपर आपका कान का पर्दा फट सकता है। साधारण बातचीत की ध्वनि 60 डेसिबल होती है। 130 तक का हम लोग सह सकते हैं। 130 से ज्यादा कान में दर्द हो सकता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापन की एक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 19, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज की गणना की जाती है? घुली हुई ऑक्सीजन, घुली हुई फ्लोरीन, घुली हुई मीथेन, घुली हुई कैल्शियम। तो जलीय जीव का सेहत ज्ञात करने के लिए घुली हुई ऑक्सीजन यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी घुली हुई ऑक्सीजन का मात्रा अगर होगा तो जलीय जीव ज्यादा अच्छे से रह पाएंगे। अगला सवाल, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में, यानी कुल मिला के जो गाड़ी के पीछे साइड जिससे धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट उसको बोलते हैं, में समाविष्टि पर महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व क्या है? यानी वहां का मेन प्रदूषक तत्व क्या है? फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम या लेड? तो उसमें जो मूल रूप से जो होता है वो लेड होता है, सीसा। वही कण कण निकलता है, वही जाके फेफड़ों में अंदर तक बैठता है। बहुत ही नुकसानदायी तत्व है। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? भारत 1, भारत 2, भारत 3 या भारत 4? तो वाहन उत्सर्जन मानक का कौन सा लागू है, कौन सा चरण, ये आपको बताना है। तो ये भारत 3 नाम से वाहन उत्सर्जन मानक लागू है। कौन सा? तो भारत 3। अब देखते हैं 2022 से मानक उत्सर्जन में, अच्छा ये सवाल का भी हम लोग देख लेते हैं। 2016 का सवाल है। तो 16 में मानक उत्सर्जन 3 लागू था, लेकिन 22 में जो कि 1 अप्रैल 2020 से है, छठा चरण लागू है। तो वर्तमान में अगर पूछेगा तो आपको क्या जवाब देना है? तो छठवां चरण लागू है। प्रश्न काल के दौरान था तो जाने दीजिए,
हम लोग को सवाल का महत्व समझने के लिए ये सवाल शामिल किया गया है, तो कोई बात नहीं। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? वाहनों से होने वाले प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को भारत स्टेज उत्सर्जन मानक संदर्भित करता है। अगला सवाल, हठीले परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? जानवर, पक्षी, मनुष्य, हवा, पानी या पौधे? तो कार्बनिक प्रदूषक को एक जगह से दूसरा जगह सबसे ज्यादा लेके कौन जाता है? तो हवा और पानी से ही कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक प्रदूषक ज्यादा जाते हैं, हवा से और पानी से। निम्न में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? अगर कोहरा जो है वो धुआं से प्रदूषित हो गया है तो उसको स्मॉग बोलते हैं, कि प्रदूषण की क्लॉग की स्मॉग, तो उसे क्या बोलते हैं? स्मॉग कहा जाता है, अगर कोहरा में धुआं मिक्स हो गया है। तो जब कोहरा धुआं सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण हो जाता है तो इसे धूम कोहरा यानी स्मोक कहा जाता है। यह अत्यंत जहरीला और जानलेवा होता है, काला कोहरा। सीएफसी का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बोफ्लोरोक्लोराइड। तो सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो सीएफसी का पूरा नाम है। प्रदूषक सूचकांक में एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड पोल्यूशन मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सोल्यूबल पार्टिकल मेथड, सराउंडेड पोल्यूशन मैटर। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी ऐसा कण जो कि हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, यानी हवा में एक तरह से घुलते नहीं है पूरा, और फेफड़े में भी जाकर वो जम जाते हैं, तो वही आपका हो जाता है एसपीएम, वो प्रदूषण सूचकांक का है। अच्छा, जिसका आकार 0.0 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है वही है पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और 10 माइक्रोमीटर से बड़ा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है। निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषक का प्रभाव नहीं है? पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप, ओजोन क्षय। तो ओजोन का क्षय ध्वनि प्रदूषण से नहीं होता है, इसीलिए ये भर बाकी चीजें ध्वनि प्रदूषण से हो सकती हैं। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण के एक प्रभाव नहीं है? उच्च रक्तचाप, टिनटस, श्रवण ह्रास, त्वचा रोग। तो ऐसा है कि आप इसमें ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि त्वचा रोग ध्वनि प्रदूषण से भला क्यों होने से रहा? ये तो नहीं होगा पक्का। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना या तेल फैलाना। तो तट पर मछली पकड़ने से जल प्रदूषण नहीं होता है, मछली पकड़ने से जल प्रदूषण भला क्यों ही होगा? कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? लोहा, सीसा, क्रोमियम या तांबा। तो इसका सही जवाब है वायु प्रदूषण का एक कारण बहुत बड़ा है सीसा, जो कि वाहनों से निकलता है। निम्न में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? आनुवांशिक संशोधन, खाद्य पदार्थ, वृक्षारोपण, अम्लीय वर्षा या जैव विविधता का नुकसान। तो वृक्षारोपण तो एक अच्छा चीज है, यह समस्या वाला कैसे हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब हो जाएगा बी। अगला सवाल है, शून्य उत्सर्जन वाहन का क्या मतलब है? वह शक्ति के स्रोत, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता, वह जो पिछली पाइप से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है, वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोकार्बन निकालता है, वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करता है। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन वाहन यानी ऐसा गाड़ी जिससे कोई प्रदूषण नहीं निकलता हो, वह अपना जो धुआं छोड़ने वाला एग्जॉस्टर जो होता है वहां से कोई भी प्रदूषक अगर उत्सर्जन नहीं कर रहा है तो ही उसको बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी उस गाड़ी से निकलने वाला धुआं जो है वो पूरा साफ होना चाहिए। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? ओजोन, ऑर्गेनोक्लोराइड, क्लोराइड, लाइकेन या प्रोटीन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑर्गेनोक्लोराइड। ऑर्गेनोक्लोराइड जिसे हम लोग जो डीडीटी कीटनाशक में पाया जाता है वह जैव आवर्धन का एक बहुत बड़ा कारण है। जैव आवर्धन क्या होता है? पोषक स्तर जो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, पोषक स्तर में जो जैव आवर्धन में होता यह है कि जैसे डीडीटी जो है उसका सांद्रता बढ़ते जाएगा और उसका नुकसान करने का क्षमता बढ़ते जाएगा, यानी घास से लेके मेढक से सांप तक उसका मात्रा बढ़ेगा, उसका सांद्रता बढ़ेगा, तो उसे ही बोलते हैं जैव आवर्धन। निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? हल्के नीले रंग का, इसकी गंध तीखी, एक गैर विषैला, एक संपर्क कीटनाशक। तो इसका सही जवाब है यह एक संपर्क कीटनाशक है, यानी जैसे कीट के संपर्क में आता है यह कीट को नष्ट करने का क्षमता रखता है। तो डीडीटी जिसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेलाइन ट्राइक्लोरो इथेनिन है, इसका उपयोग मच्छर, खटमल आदि को नियंत्रित करने में किया जा सकता है। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास ओथमार जिडलर, पॉल हरमन म्यूलर, आर्थर फिक्सर, फेलिक्स हॉफमैन। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है पॉल हरमन म्यूलर, ये डीडीटी कीटनाशक के आविष्कारक हैं।
निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथाइल आइसोसाइनेट, सल्फेट डाइऑक्साइड, स्टीबाइन। तो सही जवाब है मेथाइल आइसोसाइनेट, जिसका सूत्र आप जरूर जान ले, CH3NC। इसी के कारण हुआ था रात्रि के 12:30 बजे 2 दिसंबर 1984 को यह घटना हुआ था। तो यहाँ तो जितने चीज़ वो बता दिए हैं। अच्छा, यहाँ 3 दिसंबर है, तो 2 दिसंबर का 12:30 बजे 3 दिसंबर माना जाएगा। 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। यूनियन कार्बाइड नामक कारखाना था, मेथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्वलन, संरक्षण, उपापचय या कंपोस्टिंग? तो इस घटना को क्या कहेंगे? इसे कंपोस्टिंग कहेंगे। जो गीला कचरा है उसे खाद में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कीटनाशकों में किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया? ये तो उस दौरान का एक तरह से करेंट का टाइप हुआ, तो खैर बहरहाल शामिल किया गया है, तो सवाल का बस हम लोग जवाब देख लें। यह बात था एंडोसल्फान का, और यह आपका उस दौरान का था, तो ये करेंट अफेयर का मुद्दा है। वातावरण से संबंधित SPM का विस्तार क्या है? शायद ये पहले भी आया है, हिंदी अंग्रेजी का बात था। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो SPM का विस्तार है। अगला सवाल, वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं? वृक्ष वानिकी, वन संरक्षण, कृषि वानिकी या फिर वृक्ष संरक्षण? तो इसे हम लोग बोलते हैं कृषि वानिकी। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कितने सवाल, तो सवालों की संख्या हो गई थी हमारी 40। तो 40 सवाल जो आपके पोल्यूशन से रिलेटेड, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कोई भी सवाल में अगर कोई तरह का कोई मिस्टेक हो तो आप जरूर ध्यानाकर्षण करें, ताकि हम लोग सुधार सके। अगर हुआ है तो ऐसे हम लोग को कोशिश रहता है कि कोई भी गलती ना हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जरूर से जरूर आप लोग शेयर करें और वीडियो का फायदा उठाएं।